हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 4 तक के आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यानी दोस्तों इसमें हमने जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किया इसको फटाफट आप लोग तैयार कर लीजिएगा। छोटे क्वेश्चन 1 से 4 में इतना पूछा जाएगा। बाकी दोस्तों आने वाले समय में और सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज मिलेंगे, लेकिन दोस्तों आपको साथ में करना क्या है कि अगर साथ में आपको करना क्या है, जैसे ही आपको समय बचता है जितना भी हो सके अपने से खुद पढ़ाई करिएगा। और आपको 2017 से लेकर के 22 तक के क्वेश्चन को आपको पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपके पास समय बिल्कुल कम है, क्योंकि बायोलॉजी का सिलेबस है, तो अगर पूरा पढ़ाने में समय बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि समय आपके पास सिर्फ आज का दिन है, कल आपका पेपर है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, अब आपको क्वेश्चन बैंक से जो है 17 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन फटाफट पढ़ना शुरू कर दीजिए चैप्टर वाइज। और हमने दीर्घ वाला हमने पूरे बुक का हमने बता दिया है। और 3 अंक वाले क्वेश्चन बच्चों आप लोग छोड़िएगा मत, क्योंकि 3 अंक का क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न जो सेकंड प्रकार का 3 अंक वाले क्वेश्चन है वो आपको 36 अंक के क्वेश्चन देखने के लिए पेपर में मिलेगा। तो उसमें जो है आप चैप्टर खोलेंगे, जब 3 अंक वाले में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे क्वेश्चन बैंक में जो कि आपको 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 3 साल इस तरीके से दोस्तों जो है लगातार पेपर में आए हुए। बस उसी को आपको पढ़ लेना, उसी को आपको तैयार कर लेना, पेपर में उसी में से क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो 3 अंक वाले बच्चों आप सभी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और हमने दीर्घ वाला हमने ऑलरेडी बता दिया है कौन कौन से इंपॉर्टेंट, उसको आप लोग को वो पढ़ लेना है। अगर दीर्घ आप तैयार कर लेते हो तो उसके छोटे क्वेश्चन भी बन जाएंगे बहुत सारे, आपके अति के भी और लघु के भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बट ये जो लघु में क्वेश्चन पूछा गया है इसको छोड़िएगा मत, ठीक है। दीर्घ के बाद आपको लघु को अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद 60 टाइप के क्वेश्चन जो भी बोर्ड एग्जाम में आपको दिख जाए बस उसी को पढ़ना है, और नए क्वेश्चन को आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, समय आपके पास बिल्कुल कम है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस चैप्टर में फटाफट छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपको पेपर में आपको 27 फरवरी को देखने के मिल जाएंगे। तो एक बार आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो स्टूडेंट चैनल पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। जो बच्चे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक बिल्कुल फिर दिया गया, तुरंत जाइए जुड़ जाइए, ताकि जो भी जितने भी क्लास चलेंगे सबका लिंक जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया जाता है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बाकी दोस्तों जो भी शेष पेपर बचा हुआ है उसके लिए आप लोग जो भी बता रहे हैं तरीका उसी तरीके से आपको करते हुए चलना है। तो फटाफट जो है आप अच्छे से तैयारी करिए। चलिए बच्चों शुरू कर लेते हैं सेशन। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला चैप्टर हमने यहाँ पर लिया हुआ अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि युक्त पुंकेसरी दशा किसे कहते हैं। 2017 का ही क्वेश्चन है। तो परिभाषा कहता है कि जब किसी पुष्प के सभी पुंकेसर परस्पर संलग्न यानी कि एक लग जुड़े होते हैं, ठीक है, संलग्न होते हैं, तब इसे युक्त पुंकेसरी दशा कहते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई भी पौधा यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि चतुर्दीर्घी पुंकेसर किसे कहते हैं। 2017 में ये भी क्वेश्चन आया था। तो जब एक पुष्प के 4 पुंकेसर लंबे और 2 पुंकेसर छोटे हो तो इसे चतुर्दीर्घी अवस्था कहते हैं, जैसे सरसों के फूल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि युक्त कोशी दशा क्या है। तो इसमें केवल पराग कोश ही आपस में जुड़े रहते हैं तथा पुंत तंतु स्वतंत्र रहते हैं, जैसे गेंदे में, ठीक है। गेंदे का फूल आपने देखा वहां पर एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। फटाफट क्वेश्चन को देखते जाइए और तैयार करते जाइए। और हाँ, आने वाले समय के ये तो आप देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि दोस्तों आपके कई साल लगातार क्वेश्चन पूछे गए। बस इस क्वेश्चन को देख लेंगे तो 1 से 4 तक आपका अति लघु उत्तरीय कंप्लीट हो जाएगा। जो जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये पूछा जा सकता है। तो जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। कितने? 125। 100 दाने के लिए 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता यहाँ पर होगी, याद रखिएगा बच्चों। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे बुक से, ठीक है, पूरे बुक का बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाले। बहुविकल्पी प्रश्न एक वीडियो में आपका सभी वीडियो एक वीडियो में पूरी बहुविकल्पी आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो तैयार रहिएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रजनन की पाल्मेला स्टेज किस पादप में पाई जाती है 2015 में। तो प्रजनन की पाल्मेला स्टेज जो है क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती है, याद रख लीजिएगा इसका नाम। और ये वाला इंपॉर्टेंट है कि पुष्प में दल का क्या कार्य है, ठीक है। पुष्प में दल का क्या कार्य है, 2022 का क्वेश्चन है। तो पुष्प में दल जो है परागण की क्रिया के लिए कीटों की आकर्षित करता है या कीटों को आकर्षित करता है, ठीक है। यानी पुष्प में जो दल है वो पराग की क्रिया में कीटों को आकर्षित करता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी दो साल क्वेश्चन पूछा है, ये भी कि आभासी, जिसे मिथ्या बोलेंगे, कि आभासी फलों के कोई दो उदाहरण लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए। तो आभासी या मिथ्या फल में सेब और स्ट्रॉबेरी याद रखना है, आपको भूलना नहीं है, बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कि दो बीजों के नाम लिखिए जिनमें बीज के परिपक्व होने से पूर्व भ्रूण पोष विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता। 2019 क्वेश्चन है। तो चना और सेब, दोनों बीजों के नाम याद रखना है, चना और सेब। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को देख लेना है, कम समय में आपका तैयार हो जाएगा। एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं के नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पर उत्तर देंगे जनन कोशिका एवं वर्धी कोशिका, दोनों कोशिकाओं का आपको नाम याद होना चाहिए। चलिए 22 का क्वेश्चन आ गया है आपके सामने कि कीटों द्वारा परागित पौधे का नाम आपको लिखना है। कीटों द्वारा परागित पौधे का नाम तो साल्विया। ठीक है, साल्विया, ये नाम याद रखिएगा, ये आपसे रिपीट कर सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन कि मांसल फल किसे कहते हैं, इनके महत्व को उल्लेख आपको करना। 19-20 में क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सरसों या गूदेदार फल के दो लक्षण आपको लिखना है। उत्तर आप लिखेंगे मांसल फल, यानी कि जिन फलों में फल भित्ति सरस तथा गूदेदार होती है वे मांसल फल कहलाते हैं। यानी मांसल नाम से ही क्लियर है कि जिसमें जिन फलों में फल भित्ति में सरस और गूदा होती है या गूदेदार होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मांसल फल कहते हैं। इनकी फल भित्ति को बाह्य फल भित्ति और मध्य फल भित्ति तथा अंतर फल भित्ति में विभाजित किया जाता है। यानी बाह्य वाला, फिर बीच वाला यानी मध्य, फिर उसके बाद अंत यानी अंदर वाला। ठीक है, ये फल अस्फोटक होते हैं जिस कारण इनके बीज जो है गूदा सड़ने के बाद ही स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधे के आपको नाम लिखना है। 2020 का क्वेश्चन है। तो एक आप नाजा लिख दीजिएगा, दूसरा हाइड्रिला का पौधा है। ठीक है, जलीय परागण में नाजा और हाइड्रिला पौधा बहुत ही फेमस है। चलिए ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है कि टेपिटम कहाँ स्थित है, इसका क्या कार्य है, 2022 का क्वेश्चन है। तो उत्तर आप देंगे टेपिटम परागकोश की सबसे आंतरिक परत होती है। यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य से भरी होती हैं और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी पौधे के परागकण में क्रोमोसोम्स की संख्या 21 है, ध्यान सुनिएगा, क्रोमोसोम की संख्या 21 है, तो उसके अंड कोशिका और युग्मनज कोशिका के क्रोमोसोम्स की संख्या आपको लिखनी है। तो अंड कोश में भी कितना होगा, 21 होगा, और युग्मनज में जो हो जाएगा उसका दुगुना हो जाएगा, यानी कि 42 हो जाएगा। यानी कि परागकण में अगर 21 दिया है तो अंड कोशिका में 21 होगा, लेकिन युग्मनज में जो होगा वो उसका दुगुना हो जाएगा, यानी 42 हो जाएगा। ये तैयार रखिएगा। ठीक है, इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण पोष के केंद्रक का निर्माण किस प्रकार होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द्वितीयक केंद्रक यानी 2n तथा एक नर केंद्रक n के संलयन यानी कि इकट्ठा से भ्रूण पोष केंद्रक का निर्माण होता है। इसमें उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या 3n होती है। याद रखना, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेगा। यानी तो भ्रूण पोष केंद्रक में जो निर्माण होता है तो द्वितीयक केंद्रक यानी कि 2n होता है, प्लस एक जो है नर केंद्रक यानी n होता है। तो टोटल अगर जोड़ेंगे तो 3n इसमें होती है, यानी कि उपस्थित इसमें गुणसूत्रों की संख्या 3n होती है केंद्रक में। ठीक है, और इसमें द्वितीयक भ्रूण पोष यानी 2n और एक नर केंद्रक होता है n। याद रखना, ये बहुविकल्पी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, आपका चैप्टर नंबर जो आपका सेकंड आ गया है आपका, इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं फटाफट, इसमें तो बहुत कम है। चलिए क्वेश्चन है आपके कि आवर्त चक्र क्या है। आवर्त चक्र, ठीक है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन से हार्मोन नियमन करते हैं। देख सकते एनसीईआरटी 19, 20 और 22 में क्वेश्चन है कि आवर्त चक्र पर टिप्पणी आपको लिखने के लिए पूछा गया है। तो टिप्पणी लिखने के लिए या तो आपसे 1 अंक या 2 अंक में भी पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन। ठीक है, तो उत्तर आप लिखेंगे, यह सभी बच्चों को याद होना चाहिए कि मादाओं, ठीक है, मादाओं में अंडाणु का निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आवर्त चक्र अथवा मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। यह
चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा जो है गर्भधारण में सक्षम हो जाती है। आवर्त चक्र जो है वो आवर्त चक्र का नियमन निम्न दो हार्मोन करते हैं। ये दोनों हार्मोन का नाम आपको जुबान पे याद होना चाहिए कि आवर्त चक्र में जो है आवर्त चक्र का नियमन निम्न दो हार्मोन कौन कौन से करते हैं। पहला आपका LH हार्मोन, कौन सा LH हार्मोन, दूसरा FSH हार्मोन। दोनों हार्मोन का आपको नाम याद रखना है। ये बहुविकल्पी में भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन का नाम आपको लिखना है। तो वृषण के लिए पूछा है, तो लीडिंग कोशिका, ध्यान सुनेंगे, लीडिंग कोशिकाएं में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में टेस्टोस्टेरॉन एवं एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ग्राफी पुटक फटकर द्वितीयक अंडक का अंडाशय में मोचित करता है। 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है, तो अंडोत्सर्ग में, ठीक है, उस प्रक्रिया का नाम लिखना है, तो अंडोत्सर्ग ये प्रक्रिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रसव, ठीक है, प्रसव क्या है, प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि गर्भकाल पूरा होने पर पूर्व विकसित शिशु का माता के गर्भ से बाहर आना प्रसव कहलाता है, ठीक है। इस दौरान गर्भाशय तथा उदयरी संकुचन होते हैं, वह गर्भाशय फैल जाता है जिससे गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाता है। प्रसव का प्रेषण ऑक्सीटोसिन, नाम याद रखना, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजेन व कार्टिसोल नामक हार्मोन करते हैं। ये तीनों हार्मोन का नाम आपको प्रसव में जो प्रेषण करते हैं या प्रेरण करते हैं, उसमें एक होता है आपको ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है एस्ट्रोजेन और तीसरा जो होता है वो कार्टिसोल होता है। तीनों का नाम याद रखना है आपको, बहुविकल्पी में डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित दो गेनेडोट्रापिन हार्मोन के आपको नाम लिखना है। तो पहला आपका नाम हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH और दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH हार्मोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पर 2022 का क्वेश्चन है कि शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम, तो सर्टोली कोशिकाएं होंगी। क्या? सर्टोली कोशिकाएं। अगला है आपका मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बहुविकल्पी में क्वेश्चन आया हुआ है कि मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, याद रखना है। मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, और 23 जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। यानी 46 है, इसको जोड़ा में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 जोड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 23 जोड़ों के रूप में यह पाए जाते हैं, याद रखना है आपको। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यानी ये चैप्टर नंबर आपका तीसरा आ चुका है, ठीक है। चैप्टर नंबर आपका तीसरा में छोटा सा ही, इसमें 2-3 क्वेश्चन ही है, 2 क्वेश्चन है। दोनों का इंपॉर्टेंट है कि FIV तथा GIFT का पूरा आपको नाम लिखना है। तो IVF का आपको नाम याद रखना है। यहाँ पर IVF का I को क्या बोलते हैं आपको? पात्र निषेचन, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है IVF का। और दूसरा आपका GIFT का तो युग्मक अंत फैलोपियन स्थानांतरण, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। ये 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपसे रिपीट कर सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि IUD का पूरा नाम आपको बिल्कुल यहाँ पर लिखना है। तो IUD का जो नाम है वो अंतर्गर्भाशयी यंत्र होता है, इसको नाम याद रखना है क्योंकि 2022 में क्वेश्चन आया है, तो इस बार भी 23 में रिपीट करेगा। इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में ये 2 क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर चैप्टर नंबर आपका 4 शुरू हो जाता है। चैप्टर नंबर 4 में फटाफट आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वंशागति या आनुवंशिकता तथा आनुवंशिकी में अंतर स्पष्ट आपको करना है। ये 17वां क्वेश्चन पूछा था। और वंशागति को परिभाषित कीजिए, ये जो 19वां क्वेश्चन पूछा था। दोनों कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। तो आनुवंशिक जो है, आनुवंशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को आनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं। यानी कि ध्यान सुनेगा, आनुवंशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को आनुवंशिकता कहते हैं। यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में बदलना जो है वो आपका वंशागति कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों एवं उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी कहते हैं। क्लियर बात?
आनुवंशिकी में क्या होता है कि वंशागति लक्षणों एवं उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है, और आनुवंशिकता किसे कहते हैं? जो कि आनुवंशिक लक्षणों में जन को या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संतति को पहुंचाना ही क्या होता है? वंशागति कहलाता है और आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया? ठीक है, क्रोमोसोमवाद को तो सटन व बोवेरी ने, याद रखिएगा सटन एवं बोवेरी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया? किन्हीं 4 लक्षणों के आपको नाम लिखना है। इस तरीके से 15-17 में क्वेश्चन आया था। जो 22 में क्वेश्चन आया था वो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। चलिए अब यहाँ पर आंसर आप देख लेंगे। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया। उदाहरण के तौर पर आप दिखा देंगे पुष्पों का रंग, ठीक है, पुष्पों का रंग जिसमें बैगनी जो कि प्रभावी होगा और सफेद जो होगा वो अप्रभावी होगा। सेकेंड है बीज का रंग हरा जो कि प्रभावी होगा और पीला जो होगा अप्रभावी होगा। पौधे की जो लंबाई था वो लंबा जो है प्रभावी होगा, बौना जो होगा अप्रभावी होगा। बीज का आकार गोल जो होगा वो प्रभावी होगा, जो झुर्रीदार होगा वो अप्रभावी यहाँ पर होगा। ठीक है, इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो है इंपॉर्टेंट है कि समयुग्मजी अलील जोड़ा से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 22 में क्वेश्चन आया हुआ है। उत्तर आप देंगे कि प्रत्येक दैहिक कोशिका में एक जीन की 2 प्रतियां उपस्थित होती हैं। यदि किसी जीव में जीन्स की दोनों प्रतियां एक समान हो अर्थात उसमें संबंधित दोनों एलील एक समान हो तो ऐसे जीवों को समयुग्मज कहते हैं और यह अवस्था जो है समयुग्मजता कहलाती, जैसे मटर के पौधे के लिए टीटी या स्मॉल टीटी का होना। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है कि संकर पूर्वज संकरण तथा परीक्षण संकरण यानी टेस्ट क्रॉस में अंतर आपको बतानी है। उत्तर आप लिखेंगे जब किसी संकर का किसी भी जनक के संकरण कराया जाता है तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं, जबकि प्रथम पीढ़ी यानी F1 जीव एवं समयुग्मकी अप्रभावी लक्षण वाले जीव के मध्य कराए गए संकरण को परीक्षण संकरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला है कि अपूर्ण प्रभाविता तथा सप्रभाविता में जिन रूपों एवं दृश्य रूपों का अनुपात आपको बताना है। तो अपूर्ण प्रभाविता तथा सप्रभाविता दोनों में ही जिन रूपों एवं दृश्य रूपों में जो संबंध होता है वह 1 संबंधे 2 संबंध 1 का अनुपात होता है। याद रखिएगा, डायरेक्ट बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्नता से आप क्या समझते हैं? कोई 2 प्रकार की विभिन्नताएं आपको बतानी है। तो एक ही माता पिता के विभिन्न संतानों में अंतर पाए जाते हैं। इस प्रकार जीवधारियों के बीच में पाए जाने वाले अंतरों को विभिन्नताएं कहते हैं। जैसे कि एक ही माता पिता के कोई बच्चा जो होता है गोरा होता है, कोई सांवला पैदा होता है। ठीक है, अब जैसे वैदेहिक विभिन्नताएं और एक जननिक विभिन्नताएं होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिक रोग क्या है? मनुष्य में इस रोग के 2 उदाहरण आपको लिखना। आनुवंशिक, ठीक है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आना, वही तो आनुवंशिक होगा। तो अब ध्यान सुनिएगा, वे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवंशिक रूप से मिलता है यानी कि पीढ़ी अनुसार मिलता है तो आनुवंशिक रोग कहलाता है। ठीक है, यानी अपने माता पिता से आनुवंशिक तौर पर मिलता है जो रोग, उसे हम लोग आनुवंशिक रोग कहते हैं। उदाहरण पर वर्णांधता हम कह सकते हैं या हीमोफीलिया, दोनों रोग क्या है? आनुवंशिक रोग है। तो वर्णांधता भी आप दिखा सकते हैं, हीमोफीलिया भी दिखा सकते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, वर्णांधता पर आप 3 अंक के लिए टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाता है अक्सर, तो वर्णांधता आप याद होना चाहिए आपको। क्वेश्चन बैंक में से इसको तैयार कर लीजिएगा। हीमोफीलिया पर भी आप ध्यान सुनिए, तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हीमोफीलिया को ब्लीडिंग रोग क्यों कहते हैं? अब इसका बहुत ही अंतर है, सिंपल सा है कि क्योंकि इस रोग में चोट लग जाने या कट जाने पर रक्त का जो थक्का है वो नहीं बनता है, जिसके कारण जो रक्त जो है लगातार बहता है। इसी वजह से जो है इसको हीमोफीलिया को ब्लीडिंग रोग भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि ऑटोसोमल ट्राइसोमी के 2 उदाहरण आपको देना है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या एवं अन्य
अपसामान्यताएं आपको बतानी। 2016 में क्वेश्चन पूछा था, 19 में जो पूछा था वो ये पूछा था कि मानव 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण कौन सा विकार उत्पन्न होता है, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 21वें ऑटोसोम गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम विकसित होता है। याद रखिएगा 21वें ऑटोसोम गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण जो है वो मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम विकसित होता है। अब ध्यान सुनिएगा, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में टिप्पणी लिखने के लिए 3 अंक में हर साल पेपर में क्वेश्चन पूछा है, तो बच्चों डाउन सिंड्रोम को याद कर लीजिएगा। ठीक है, इनमें गुणसूत्रों की कुल संख्या जो होती है वो 47 होती है। ध्यान सुनिएगा, इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 47 होती है। सेकेंड है कि अब ये 21वें था, अब ये 18वें ऑटोसोम गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण एडवर्ड्स सिंड्रोम विकसित होता है। इनमें गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, 47 होती है। ठीक है, नाम बस याद रखिएगा, गुणसूत्रों की संख्या दोनों में सेम होती है। अगला क्वेश्चन, वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता, क्योंकि दोस्तों वह हरे और लाल में भेद नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि वर्णांतर रोग ग्रसित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में जो है अंतर नहीं कर पाता, इसलिए वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता। क्योंकि दोस्तों सिग्नल क्या होते हैं, लाल हरे उसमें रहते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, लाल को हरा, हरे को हरा को लाल वो क्लियर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हादसा होने की डर रहती है। इसी वजह से जो है वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संलग्नता एवं विनिमय में अंतर आपको लिखना, 2019 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर आप देंगे कि गुणसूत्र पर उपस्थित ऐसे जीन जो पृथक नहीं होते यानी अलग नहीं होते हैं तथा गुणसूत्र विभाजन के बाद भी एक साथ बने रहते हैं, यानी गुणसूत्र के विभाजन हो गया फिर भी वह एक साथ बने रहते हैं और एक साथ वंशागति प्रदर्शित करते हैं, यानी एक साथ वंशागति का भी वंशागति को भी प्रदर्शित करते हैं, इसे या इन्हें संलग्नता कहते हैं। अब समझ में आ गया। जबकि समजात गुणसूत्रों के परस्पर जुड़े हुए क्रोमैटिड्स के बीच एक या अधिक खंडों की पारस्परिक अदला बदली अर्धसूत्री विभाजन की पैमिटीन अवस्था में होती है। खंडों की इस अदला बदली को ही विनिमय कहते हैं। ठीक है, इसको आप तैयार रखिएगा। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कि टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्रों का चित्र बनाइए। तो चित्र आप इसका इंपॉर्टेंट तैयार कर लीजिएगा। या टर्नर सिंड्रोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम या क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है आपको बतानी, 2022 का क्वेश्चन है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, क्योंकि देख सकते हैं 19 में भी आया, 20 में भी आया है, 20 में 2 सेट में आया है और 22 में भी क्वेश्चन आया, वेरी इंपॉर्टेंट है। 23 में भी हमें लगता है रिपीट करेगा, तो तैयार करना इसे। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम को याद रखिएगा। टर्नर सिंड्रोम एक असुगीत दशा है जिसमें एकल लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। ये ऐसी स्त्रियां हैं जिनमें सामान्य से एक गुणसूत्र कम, यानी कि 46 में से एक घटा तो 45 होता है, अर्थात ये लिंग गुणसूत्र के मोनोसोमिक यानी कि 2n-1 या फिर हम कह सकते हैं 44+X होती है। इनका कद जो होता है वो छोटा होता है, जननांग अल्प विकसित होते हैं, वक्ष चपटा और जनन जो है वो अनुपस्थित या अर्ध विकसित होता है। अतः ये स्त्रियां नपुंसक होती हैं। क्या होती हैं, नपुंसक या बांझ होती हैं। और 25,000 बालिकाओं में से एक इस रोग से प्रभावित होती हैं। ठीक है, याद रखना, ये फिगर आपको याद होनी चाहिए। चलिए, टर्नर सिंड्रोम में एक्स गुणसूत्र अनुपस्थित या अर्ध विकसित होता है। और ये टर्नर सिंड्रोम को बच्चों ध्यान सुनेगा, इस टर्नर सिंड्रोम को 3 अंक में क्वेश्चन विस्तृत में क्वेश्चन पूछता है, तो टंडल सिंड्रोम को अपने क्वेश्चन बैंक से निकाल करके छाट करके तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कई साल ये लगातार रिपीट क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया। और सभी बच्चे से हम यही बार बार कह रहे हैं, क्वेश्चन बैंक से 2017 से 22 तक क्वेश्चन को तैयार करना शुरू कर दीजिएगा। दीर्घ हमने बता दिया है, समय इतना नहीं है आपके पास कि हम पूरे क्वेश्चन को वीडियोस के माध्यम से जो आप सभी को प्रोवाइड करें। बाकी तरीका हमने आपको बता दिया है कि 2017 से लेकर के 22 तक के क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। बहुविकल्पी हम पूरा करवा देते हैं, अति का हो सकता है जो शेष बचे हुए क्वेश्चन वो करवा देंगे। 3 अंक वाला क्वेश्चन आप लोग तैयार जरूर करिएगा और साथ में आप लोग 5 अंक यानी दीर्घ वाला जो बताएं वो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बाद में अगर इतना आप लोग कर लेते हैं। और जो टिप्पणी, ध्यान सुनेगा, टिप्पणी लिखने के लिए आपको जहां पर भी जिस चैप्टर में टिप्पणी के लिए पूछा हुआ है उस टिप्पणी को जरूर तैयार करिएगा। आपको 10 से 15 अंक के क्वेश्चन सिर्फ आपको किससे मिलेगा, टिप्पणी पर मिलेगा। ठीक है, अगली बार भी आया तो इस बार भी आएगा, तो तैयार रखना है।
बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।